हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए महत्वपूर्ण जो 30 जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को इस क्लासेस में लगभग 9 क्लासेस को करा चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने 9 क्लासेस में 270 प्रश्नों का विविध प्रकार का व्याख्या के साथ अध्ययन किया है। आज की क्लास उसी की कड़ी में अगली क्लास है और इसमें भी आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराया जाएगा और उसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि देखिए, मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ कि ये जो सामान्य अध्ययन की क्लासेस हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें देखिए स्कोर करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, जिससे क्या हो कि आपका सामान्य अध्ययन में स्कोर बहुत अच्छा रहे। तो अपने विषय में स्कोर अच्छा करने के साथ ही तब आपकी जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगी। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि जनगणना यानी सेंसस भारत में कितने वर्षों पर आयोजित होती है, यानी भारत में जनगणना का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया, देखिए 5 वर्ष पर, 10 वर्ष पर, 15 वर्ष पर, 12 वर्ष पर। तो देखिए, भारत में जो जनगणना का आयोजन किया जाता है वो 12 वर्ष पर नहीं, 15 वर्ष पर नहीं, 5 वर्ष पर नहीं, बल्कि 10 वर्ष। लेकिन इस बार देखिए जो है 2011 के बाद अभी जनगणना अपने देश में नहीं हो पाई है, होने वाली थी, लेकिन उसी समय जो है अपने देश में कोरोना फैल गया। तो कोरोना की वजह से जो जनगणना का कार्य था वो टाल दिया गया था। तो अभी सरकार के द्वारा कहा गया है कि 2026-27 तक जनगणना का कार्य कराया जाएगा। तो इसके आधार पर देखिए आपका जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, बी। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। यह एक वैश्विक मानक भी है, अतः बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से कौन सा शहर है। यानी यहाँ पर कुछ शहरों का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर इनमें से कौन सा है। तो पहला देखिए दिया हड़प्पा, दूसरा दिया है लखनऊ, तीसरा दिया है दिल्ली और चौथा दिया है मुंबई। तो देखिए, इसमें देखने के बाद से ही आपको पता चल जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर मुंबई नहीं है, दिल्ली नहीं है, लखनऊ नहीं है, बल्कि क्या है, हड़प्पा। क्योंकि ये देखिए सब सब आधुनिक शहर है। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में मत देने का सामान्य तरीका क्या है, यानी विधानसभा में मत किस तरीके से दिया जाता है। पहला देखिए यहाँ दिया है गोपनीय मतपत्र, दूसरा दिया है खुले हाथों पर मतपत्र, टैली के द्वारा मतपत्र, निर्वाचक गणना सार्वजनिक के द्वारा। तो देखिए, जो विधानसभा में वोटिंग होती है वो निर्वाचक गणना सार्वजनिक तरीके से नहीं होती है, टैली के आधार पर नहीं होती है, खुला हाथों पर के द्वारा नहीं होती, बल्कि गोपनीय मतपत्र के द्वारा होती है। जो लोग वोट देते हैं वो लोग जानते होंगे कि एक प्रकार के बॉक्स बनाया गया रहता है, पीछे जाके देखिए वहां पर गोपनीय तरीके से दिया जाता है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, ये आपको पता रहेगा और उस मशीन को पता रहेगा, बाकी और किसी को पता नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन क्या है, ए है। व्याख्या क्या है, विधानसभा तथा अन्य चुनाव में गोपनीय मतपत्र के माध्यम से चुनाव होता है ताकि मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके, यानी मतदाता को ही पता रहे और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत दे सके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था, यानी दांडी यात्रा, दांडी मार्च जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ दिया है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए दांडी यात्रा काफी फेमस है, जो अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में किसके द्वारा चलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इन्होंने अपने आश्रम साबरमती से 12 मार्च को यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को देखिए 12 मार्च को शुरू किया था इन्होंने और 6 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी, और फिर वहीं पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या, ए नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में किया था। 12 मार्च को वहां से चले थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
जल संसाधन मंत्रालय किस प्रकार के विषयों के लिए जिम्मेदार है, यानी जल संसाधन मंत्रालय जो है वो कौन से विषय का कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया देखिए कृषि बाजार, दूसरा दिया है जल प्रबंधन सिंचाई और बांध नीति, तीसरा दिया है रक्षा खरीद और चौथा दिया है शिक्षा नीति। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है जल संसाधन मंत्रालय। तो देखिए शिक्षा नीति से रिलेटेड नहीं है, रक्षा खरीद से नहीं है, कृषि बाजार से नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन सिंचाई और बांध नीति से है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि जल संसाधन मंत्रालय ये जो है, जिसको जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है, यह जल प्रबंधन सिंचाई बांधों और नदी विकास से संबंधित नीतियों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लोकतंत्र के सिद्धांत में अधिनायकवाद ऑथराइटाइजेशन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ दिखा है देखिए पहला ऑप्शन सभी पर जनता का अधिकार, सत्ता का केंद्रीकरण और नागरिक स्वतंत्रताओं की सीमाएं, तीसरा दिया है पूर्ण आर्थिक समानता और चौथा दिया है न्यायपालिका का प्रभुत्व। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र के सिद्धांत में अधिनायकवाद, अधिनायकवाद का मतलब होता है कि ऑथोरिटेरिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका का प्रभुत्व नहीं, पूर्ण आर्थिक समानता नहीं, सभी पर जनता का अधिकार नहीं, बल्कि क्या होता है कि सत्ता का केंद्रीकरण और नागरिक स्वतंत्रताओं की सीमा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि अधिनायकवाद का अर्थ है सत्ता का केंद्रीकरण, जहां नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित होती है, जो लोकतंत्र के विपरीत है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए दिया ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, दूसरा दिया केवल उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है, केवल सेवाएं प्रधान हैं, विदेशी निवेश नहीं हुआ। देखो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि विदेशी निवेश नहीं, ये गलत है, केवल सेवाएं प्रधान ये भी गलत है, केवल उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था ये भी गलत है, बल्कि क्या होगा ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में अधिकांश जनसंख्या और आय कृषि से जुड़ी होती है और कुल अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में एनजीटी भी कहा, तो इसका कार्य पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया पर्यावरण मामलों में विशेष न्यायालय की तरह निर्णय करना, दूसरा है कर वसूलना, तीसरा है विदेश नीति बनाना, चौथा है शिक्षा के मानक निर्धारित करना। तो देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, विदेश नीति से नहीं है, कर वसूलने से नहीं, बल्कि पर्यावरण से रिलेटेड है और यह पर्यावरण मामलों में विशेष न्यायालय की तरह निर्णय देता है, एक तरह से यह जजमेंट देता है, न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या है कि एनजीटी एक विशेष न्यायाधिकरण है जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों में त्वरित और विशेषज्ञ निपटारा करता है। देखिए इसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना देखिए एक अधिनियम के तहत 2010 में की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मुख्यालय देखिए कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्यमंत्री किसका नेतृत्व करते हैं। तो पहला दिया है राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा पंचायत समिति, चौथा राष्ट्रपति कार्यालय। तो भारत में देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रपति कार्यालय का नहीं नेतृत्व करते हैं, पंचायत समिति का नहीं, केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि किसका करते हैं, राज्य सरकार का। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि मुख्यमंत्री एक राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और राज्य सरकार का नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नियुक्ति पद यानी एपिलेट अथॉरिटी में रिव्यू किसके द्वारा किया जा सकता है। यानी जब कोई नियुक्ति पद हो तो उसमें रिव्यू का कार्य किसके द्वारा होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए वही संस्था या उच्च प्राधिकारी जो निर्णय दे चुका हो, दूसरा दिया है कोई भी नागरिक, तीसरा दिया है केवल प्रधानमंत्री और चौथा दिया है केवल सुप्रीम कोर्ट।
तो देखिए इसमें जो केवल है ये गलत होगा, केवल प्रधानमंत्री गलत, कोई भी नागरिक ये भी गलत होगा, बल्कि क्या होगा कि वही संस्था जहां पर वह व्यक्ति कार्य करता है उसका उच्च पदाधिकारी जो निर्णय दे चुका है वही रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में रिव्यू अक्सर उसी संस्था द्वारा या उससे ऊपर स्थित उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो प्रारंभिक निर्णय दे चुका हो। यह कानून और नियमों पर निर्भर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है ट्रॉपिकल, तो उसका निर्माण कैसे होता है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है समुद्री सतह पर गर्म हवा और कम वायु दाब, दूसरा दिया हिमालयी ऊंचाइयों पर बर्फ पिघलना, तीसरा दिया है शुष्क रेगिस्तानी हवा, और चौथा दिया है स्थिर भूमध्य रेखीय हवाएं। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उसके निर्माण का कारण क्या होता है, स्थिर भूमध्य रेखीय हवाएं नहीं, शुष्क रेगिस्तानी हवाएं नहीं, हिमालयी ऊंचाइयों पर बर्फ का पिघलना नहीं, बल्कि क्या होता है समुद्री सतह पर गर्म हवा और कम वायु दाब की वजह से मानसून या चक्रवात आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण समुद्री सतह के गर्म पानी और निचले वायु दाब के संयोजन से होता है जिससे तीव्र तूफानी प्रणाली बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नैतिक जिम्मेवारी यानी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कानूनी दायित्व, दूसरा दिया है नैतिक दायित्व सही और गलत के आधार पर, तीसरा दिया है केवल आर्थिक दायित्व, और चौथा दिया है राजनीति से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए जो नैतिक जिम्मेवारी होती है वो राजनीति से संबंधित, ऑप्शन गलत होगा, केवल आर्थिक दायित्व ये भी गलत होगा, कानूनी दायित्व ये भी गलत, बल्कि क्या होगा नैतिक दायित्व सही और गलत के आधार पर। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि नैतिक जिम्मेवारी का तात्पर्य सही गलत के मानकों के अनुसार कर्तव्यों और दायित्वों से है और यह कानूनी दायित्व से अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के बाद अनिवार्य हो? यानी भारत में जो ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं तो किस संविधान संशोधन के बाद ये अनिवार्य कर दिया गया? पहला दिया देखिए 73वां संशोधन 1992, दूसरा दिया है 42वां संशोधन 1976, तीसरा दिया 61वां संशोधन 1988 और चौथा दिया है 44वां संशोधन 1978। तो देखिए 44वां संशोधन के द्वारा नहीं हुआ, 61वां के द्वारा नहीं हुआ, 42वां के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि किसके द्वारा हुआ ये 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ उसने ग्राम पंचायतों को समेकित कानूनी ढांचा दिया और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। भारत में देखिए ग्राम पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद से हुआ जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। संविधान में पंचायत की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में निर्देश दिए गए हैं और जो महात्मा गांधी के निर्देशों के आधार पर शामिल किए गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस प्रकार का कार्य करता है? ठीक है, जो सीएजी होता है वो कौन सा कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया है राजस्व संग्रह का लेखा परीक्षण और सार्वजनिक लेखों का ऑडिट करता है, दूसरा कानून बनाता है, तीसरा है न्यायपालिका में निर्णय लेता है और चौथा दिया है कर वसूलने का प्रत्यक्ष कार्य करता है। तो देखिए जो सीएजी होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कर वसूलने का प्रत्यक्ष कार्य नहीं करता है, न्यायपालिका में निर्णय नहीं लेता, कानून नहीं बनाता है, बल्कि क्या करता है राजस्व संग्रह का लेखा परीक्षण करता है और सार्वजनिक लेखों का ऑडिट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या है, सीएजी का मुख्य कार्य जो है सरकारी खाते और व्ययों का लेखा परीक्षण करना, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकार के संचालन का ऑडिट करता है। सीएजी की नियुक्ति देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। सीएजी भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है,
जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में देखिए के संजय मूर्ति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देखिए जो और भी बातें थी वो भी आप लोगों को देखने को मिले। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? पहला ऑप्शन दिया देखिए 1972, 1950, 1992, 2001। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो अपने देश में 2001 में नहीं, 92 में नहीं, 50 में नहीं, बल्कि 1972 में लागू हुआ। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा? भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया गया था ताकि वन्य जीवों का संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है देखिए, किसी परियोजना के पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना। दूसरा दिया है केवल आर्थिक लाभ का आकलन करना। तीसरा दिया है स्थानीय कर संकलन करना। और चौथा दिया है शिक्षा की गुणवत्ता को मापना। तो देखिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जिसको शॉर्टकट में EIA दिया है। EIA का मतलब होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो देखिए शिक्षा की गुणवत्ता से रिलेटेड होगा नहीं, स्थानीय कर संकलन से भी नहीं होगा, केवल आर्थिक लाभ का आकलन भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, किसी परियोजना के पर्यावरण पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि EIA का मुख्य उद्देश्य किसी परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों का पूर्वानुमान करना और उसके नियंत्रण के उपाय सुझाना है। भारत में देखिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA की जो शुरुआत हुई थी 1976-77 में हुई थी, जब योजना आयोग ने नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था और 1994 ईस्वी में EIA अधिसूचना के साथ इसे अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि इसे 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत वैधानिक रूप दे दिया गया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नीति यानी नेशनल पॉलिसी बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण विचार किसे माना जाता है? जब नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है तो कौन सा विचार महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पारदर्शिता, दूसरा दिया है समावेशिता और दीर्घकालिक प्रभाव, केवल राजनीतिक लाभ, केवल तात्कालिक लाभार्थियों की संवेदना, और चौथा ऑप्शन है विदेशी दबाव। तो देखिए जब राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है तो विदेशी दबाव से नहीं बनेगी, केवल तात्कालिक लाभार्थियों की संवेदना के आधार पर नहीं बनेगी, केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनेगी, बल्कि किसके लिए बनेगी? पारदर्शिता, समावेशिता और दीर्घकालिक लाभ। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा? नीति बनाते समय पारदर्शिता, समावेशिता और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव अहम होते हैं। ये टिकाऊ न्याय संगत नीतियों की आधारशिला माने जाते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतत कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या लक्ष्य है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए उत्पादकता बनाए रखना। दूसरा दिया है केवल रसायनों का उपयोग बढ़ाना। तीसरा दिया है भूमि पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ाना। और चौथा दिया है किसी भी प्रकार की संरक्षण नीति न अपनाना। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि किसी भी प्रकार की संरक्षण नीति न अपनाना ये होगा नहीं, भूमि पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ाना यह भी नहीं होगा, केवल रसायनों का उपयोग करना यह भी नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए उत्पादकता बनाए रखना। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि सतत कृषि का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, जल, जैव विविधता की रक्षा करते हुए दीर्घकालिक रूप से उपज तथा किसान की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स की रक्षा की प्राथमिक दायित्व किसका है? यानी मानवाधिकारों की रक्षा करने का दायित्व, जिम्मेदारी किसकी? पहला ऑप्शन देखिए राज्य, दूसरा दिया नागरिक स्वयं, तीसरा दिया है केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और चौथा दिया है बाजार संस्थाएं। तो देखिए जो मानवाधिकार का जिम्मेदारी होता है बाजार संस्थाएं नहीं, केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नहीं, नागरिक स्वयं नहीं, बल्कि कौन होता है? राज्य होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार राज्य को अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने का प्राथमिक दायित्व होता है। यह कानूनी और संवैधानिक दायित्व माना जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिद्धांत में नीचे से ऊपर भागीदारी का क्या महत्व है, यानी जो स्थानीय स्वशासन होता है उसमें पूछा जा रहा है कि नीचे से ऊपर की भागीदारी का क्या महत्व है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि नीतियों और सेवाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। दूसरा दिया है केवल केंद्र से निर्देश लेना। तीसरा दिया है स्थानीय स्तर पर कर वसूलने से परहेज करना। और चौथा दिया है सामुदायिक भागीदारी को समाप्त करना। तो देखिए सामुदायिक भागीदारी को समाप्त कर देंगे तो फिर स्थानीय स्वशासन का मतलब ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर कर वसूलने से परहेज, ये भी गलत है। केवल केंद्र से निर्देश लेना, ये भी गलत है। बल्कि क्या होगा, नीतियों और सेवाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि नीचे से ऊपर भागीदारी जो है स्थानीय स्वशासन की आत्मा है। इससे नीतियां स्थानीय आवाज, प्राथमिकताएं और आवश्यकताओं के अनुरूप बनती हैं तथा जवाबदेही बढ़ती है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। ये देखिए काफी आसान प्रश्न है, आप लोग बार बार पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो यहाँ देखिए दिया है 1947, 1949, 1950, 1952। तो भारत का संविधान देखिए कब लागू हुआ था, 1952 को नहीं, 1949 को नहीं, 1947 को नहीं, बल्कि 1950 को। बन के तैयार हुआ था 1949 में, लेकिन लागू हुआ था 1950। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी। व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे इस गणराज्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो है अपने देश के संविधान में कहां पर, किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अनुच्छेद 12 से 35, दूसरा दिया अनुच्छेद 36 से 51, तीसरा 19 से 22 और अनुच्छेद 44 से 50। तो देखिए ये जो है 36 से 51 ये देखिए नीति निर्देशक तत्व है, 44 से 50 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। 19 से 22 और 12 से 35 ये दोनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन केवल 19 से 22 से नहीं है, बल्कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान में कहाँ से दिए गए, अनुच्छेद 12 और 35। ठीक है, यानी 12 से लेकर 35 में दिए गए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए 30 वर्ष, दूसरा दिया है 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष नहीं है, क्योंकि 25 वर्ष जो देखिए सांसद और विधायक के लिए है। 30 वर्ष भी नहीं है, 30 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों के लिए है। 40 वर्ष नहीं है, बल्कि कितनी है, 35 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार का, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, कैसे किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया एकात्मक, दूसरा है संघीय, तीसरा है अधिनायकवादी और चौथा है कांग्रेसी। तो कांग्रेसी बिल्कुल नहीं होगा, अधिनायकवादी नहीं होगा, संघीय भी होगा, एकात्मक नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन फेडरल होगा, फेडरल। ठीक है, यानी क्या होगा, बी। ठीक, देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या है, भारत में संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम, जिसमें सूची, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, यानी 3 सूचियां बनाई गई हैं, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची। ठीक, तो इसके आधार से सभी लोगों को शक्तियां विभाजित करके दी गई।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, यानी भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो वो कब जोड़े गए हैं? या 1950, 1976, 1992, 1988। देखिए अपने देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1988 में नहीं, 1992 में नहीं, 1950 में नहीं, बल्कि 1976 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से देखिए संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और यह जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ के, यानी उस समय जो सोवियत संघ था उसके संविधान से लिए गए थे। और इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की जो सिफारिश की गई थी वह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। इन्हें संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के तहत शामिल किया, यानी कोई नया अनुच्छेद जो है नहीं क्रिएट किया गया, 51A कर दिया गया और नया भाग नहीं क्रिएट किया गया, बल्कि चौथे भाग में ही भाग A बना दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नया जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो इसलिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है इस समय 11 है। जब शुरू में जोड़ा गया था तो 10 थे, लेकिन बाद में 2002 में एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित की गई, यानी अपने देश में जो न्यायपालिका है वो किस अनुच्छेद के द्वारा स्वतंत्रित? तो पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 50, दूसरा है अनुच्छेद 124, तीसरा है अनुच्छेद 14, चौथा है अनुच्छेद 19। तो देखिए अपने देश में जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19 के द्वारा नहीं, अनुच्छेद 14 के द्वारा नहीं, अनुच्छेद 50 के द्वारा नहीं, बल्कि अनुच्छेद 124। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा? अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की सुरक्षा, नियुक्ति तथा वेतन की जो शर्तें हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक संघीय न्यायपालिका से संबंधित, यानी इसमें जो है भाग 5 में प्रावधान है और 124 से 137 अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया संसद के आदेश, दूसरा भारतीय संविधान, तीसरा राष्ट्रपति के आदेश, चौथा है उच्च न्यायालय के निर्णय। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है, राष्ट्रपति का आदेश भी नहीं है, भारतीय संसद का आदेश नहीं है, बल्कि क्या है? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ही सबसे सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी, भारतीय संविधान जो है सर्वोच्च कानून है और यह अन्य सभी कानून क्या है इसके अधीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में सर्वसाधारण निर्वाचन की न्यूनतम आयु क्या है, यानी लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम? ध्यान दिया देखिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। तो अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया, तो उसमें देखिए जो 35 वर्ष है वो राष्ट्रपति की आयु है, 21 वर्ष नहीं है, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, 25 वर्ष जो है वो लोकसभा के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान में कितने प्रकार के संशोधन का प्रावधान है, यानी अपने देश के संविधान में जो संशोधन किया जाता है तो कितने तरीके से किया जाता है? तो पहला दिया है 2, 3, 4, 5। तो भारतीय संविधान में देखिए जो संशोधन होता है वो 5 तरीके से नहीं, 4 तरीके से नहीं, 2 तरीके से नहीं, बल्कि कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। पहला क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरा तरीका क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, फिर जो अपने देश के राज्य हैं उसमें आधे राज्यों का विधानमंडल जो है उसके अनुमोदन से।
देखिए, जबकि अनुच्छेद 338 जो है विशेष बहुमत वाले दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधनों को परिभाषित करता है। तो संसद के कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। इसके बाद जो है जो भी क्लासेस होंगी हम लोग कुछ दिन के बाद करेंगे। अभी मुझे आप लोगों के लिए जो भूगोल के भी प्रश्न हैं उसको भी करवाने हैं। तो देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कौन कर सकता है, यानी भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है उसकी घोषणा कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया देखिए प्रधानमंत्री, दूसरा दिया है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में देखिए इमरजेंसी की घोषणा सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है, संसद नहीं करती है, प्रधानमंत्री नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कितने प्रकार की जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, 3 प्रकार की। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया, यानी ये जो है कैबिनेट की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति। देखिए 3 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें देखिए पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसको अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। इसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यह आपातकाल लागू किया गया। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लागू किया गया है, तो 3 बार। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जो राज्य आपातकाल होता है, जिसको राष्ट्रपति शासन के नाम से करते हैं, ये अनुच्छेद 356 के तहत होता है। और ये किसी राज्य में कब लागू होता है कि संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर, इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। और यह अपने देश में कई बार लगाया जा चुका है और कई राज्यों में लगाया जा चुका है। ठीक, वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 360 में यह देश की वित्तीय स्थिरता या साख के खतरे होने पर लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक अपने देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया। यानी 2 आपातकाल लागू किए जा चुके हैं, लेकिन तीसरा अभी कभी प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ अध्ययन किया। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।